बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। देखिए, परीक्षा की अंतिम घड़ी है आज, यानी कि आज 7वें और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इसी के साथ सभी की निगाहें टिकी हैं आज आने वाले एग्जिट पोल पर भी। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 5 बजे से आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे एग्जिट पोल। 6:30 बजे आपके सामने होगा पहला आंकड़ा एग्जिट पोल का। इंडिया न्यूज ने भी की है खास तैयारी। इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे एग्जिट पोल को लेकर बड़ी कवरेज। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक। ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई। आज फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। हमने रैलियां दिखाई, अब नतीजे समझाएंगे। किसके रोड शो ने किसको दिलाई जीत, बतलाएंगे। नेताओं संग उमड़ी भीड़ ने किसकी बदली तकदीर। दिग्गजों के जुबानी तीर से कितनी बदली तस्वीर। इंडिया गठबंधन का चलेगा जोर, क्योंकि एनडीए मांगे सीटें मोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा तप, काशी से कन्याकुमारी तक। सबसे बड़े नतीजों की बारी, सबसे बड़ी तैयारी। 2024 चुनाव के नतीजों पर सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। और आज जिस तरीके से अंजलि ने अभी आपको बताया कि लगभग ये तय हो चुका है, जनता पहले ही तय कर चुकी थी, आज तो सिर्फ फाइनल राउंड है कि आखिरकार 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के जो अंतिम दौर की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है, उसके बाद ईवीएम में किस्मत जो कैद हो गई है वो क्या रुख करने वाली है। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया, एनडीए दोबारा से सत्ता में आ रहा है, या फिर जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीटें आप गिनेंगे टनाटन टनाटन, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। हमारे साथ देश का बेस्ट इलेक्शन एनालिसिस पैनल मौजूद है 2014, 2019 और अब हम क्या ऐसा देखेंगे इतिहास रचते हुए 2024। और इस बीच लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो आ रही है, वो भी हम आपको बता दें कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ रही है। एक बार रुक कर लेते हैं उसका। 7 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश की जो ये 57 सीटें हैं उस पर वोटिंग जारी है। तो वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 1 बजे तक है 40.9%। और वोटिंग होने की बात करें तो इस पर पश्चिम बंगाल में छुटपुट हिंसा और बाकी जगहों पर हालात कंट्रोल में हैं। 7वें चरण में इस बार भी बेहद ये खास है, क्योंकि पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी, वहाँ पर वोटिंग हो रही है। जिन राज्यों में आज मतदान हो रहा है उनमें यूपी है 13 सीटें, पंजाब की सभी 13, बिहार की 8, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और उड़ीसा की 6 सीटें शामिल है। आज लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा की बची हुई 42 विधानसभा सीटों और हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो लगातार ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ रहा है। इलेक्शन ब्रेकिंग, ये 57 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 40.09% मतदान है, लगभग 40% मतदान है। मेरे साथ जो पैनल है वो इंट्रोड्यूस मैं कर सकता हूँ। इस वक्त हमारे साथ आलोक सर हैं, आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ अरविंद मोहन सर है, कंसल्टिंग एडिटर। हमारे साथ हिमांशु भट्ट है, लंबा साथ रहा है किस्सा कुर्सी का,
हिमांशु जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट के शर्मा है हमारे साथ, और निर्कुट भार्गव हैं, और हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हैं जो कि मेरे सीनियर फेलो हैं और साथ ही साथ इनपुट हैंड है। और आप मुझे सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, 40% अभी तक क्या आपको लग रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, पिछले जो 6 चरण में आप देख रहे थे सचिन, की जिस तरह से जो मतदाताओं में उत्साह, इस बार थोड़ा ज़्यादा उत्साह है और इसको आप समझना होगा। अब जो मतदाताओं को भी लगने लगा है कि ये जो अंतिम चरण है, और ख़ास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि युवाओं को, जो वैसे मतदाता जो कि थोड़ा कंफ्यूज थे, इस बार क्लियर है। पहले मतदाता 6 चरण तक आपने देखा था, पहले 2 चरण तक मतदाता कैमरे पर बोल नहीं रहे, लेकिन चौथे चरण से अब बोलना शुरू कर दिए, नेता बोलना शुरू किए, उसके बाद मतदाताओं ने। अब जो है मतदाता वोकल है, और इसी का परिणाम है कि जिस तरह से आप मतदान देख रहे हैं, और शाम होते होते तक आप देखेंगे कि मतदान जो है बेहतर स्थिति में होगा। मतलब वो जो फर्स्ट फेज था, जिसने एक तरीके से यूं कहें, एक छोटा सा, फिर उसके बाद मैं पैनलिस्ट पे जाऊंगा, फर्स्ट फेज जिसने विपक्ष को शायद एक उम्मीद दिखाई या जगाई कि भैया घर से बाहर नहीं निकल रहा वोटर, उसने तो मान लिया है कि भैया जो 400 पार नहीं तो भैया मोदी सरकार आ ही रही है। लेकिन जब घर से बाहर नहीं निकला तो उसको लगा कि उम्मीद हमारी है, इस कारण से जो है एंटी इनकम्बेंसी भी है, तमाम चीज़ें भी है। उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है एक एक करके, जैसे आप फोर्थ के बाद क्या जिक्र कर रहे हैं, उसने कितनी उम्मीद बढ़ाई है, जिसे कई एनालिसिस कह रहे थे कि 300 का आंकड़ा लगभग जो है, जो अमित शाह ने क्लेम किया था 5वें दौर में बीजेपी ने पार कर लिया था। खैर उनके नेता हैं वो कहेंगे, लेकिन ये शाम को एग्जिट पोल जब हम लेके आएंगे उसमें हम देखेंगे कि क्या वो जनता कह रही है। लेकिन फोर्थ के बाद जो है, आपको लगता है कि एनडीए में फोर्थ के बाद जो है चीज़ें और ज़्यादा पॉजिटिव हुई हैं? सही कहा सचिन, जिस तरह से जो फोर्थ के बाद जो मतदाताओं में, खास तौर पे एनडीए के नेताओं में जो लगातार बैठक चली, और बीजेपी के जो टॉप लीडरों की, उसमें ये साफ तौर पर, क्योंकि बीजेपी जो है शुरू से ही आश्वस्त है कि जो आंकड़ा प्रधानमंत्री ने तय किया है उससे जो है उसको क्रॉस करेगी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर स्पष्ट किया। लेकिन आपने सही कहा कि नेता है, कोई भी नेता जो है अपने आंकड़े से जो है वो उसको सही ठहराते हैं, लेकिन इस बार जो है मतदाता खुलकर कैमरे पर भी बोल रहे हैं। जो हम ग्राउंड जीरो से जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, कई लोगों से मैंने भी फोन से बातचीत की, तो स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिरकार किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में लोग जा रहे हैं। ठीक है आलोक सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 486 पर पहले हो चुका था मतदान, 57 आज है। 57 में से 24 इसमें बीजेपी के पास थी, और यहां पर अब जो सबकी नजरें हैं वो एग्जिट पोल पर रहेंगी। यहां पर आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि 486 में ही लगभग वो 272 का आंकड़ा कहीं ना कहीं जनता सील कर चुकी थी, उसके बाद का प्लस मार्जिन है जिस पर आज वोटिंग हो रही है। सचिन जी, आप वैसे सचिन तेंदुलकर नहीं है, लेकिन जो खेल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो क्या कहते हैं, अच्छा पहले कौन खेले। तो तमिलनाडु ऐसे स्टेट में यदि जो पहले चुनाव हुआ मतदान, उसमें आपको लगा ना कि बहुत ज़्यादा वोट हो रहा है एनडीए के पीछे, नहीं। उन राज्यों को आप देखें, उनमें और भी राज्य थे, और दूसरी तरफ आप देखें छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाका। आज जो है वाराणसी का चुनाव आप देखिए कि जो परसेंटेज बढ़ रहा है, या हिमाचल पर्वतीय क्षेत्रों में और गांव के लोग ज़्यादा अच्छे से वोट देते हैं दिल्ली मुंबई बंगलुरु के बजाय। तो पार्टी की स्ट्रेटेजी, जो राकेश जी ने कहा, मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा संशोधन करूंगा। पार्टी की स्ट्रेटेजी जैसे आर्किटेक्ट बनाता है ना पूरा, वो आर्किटेक्ट की तरह से इन्होंने जो बीजेपी का, जो मैंने इतने सालों से लोगों पार्टियों का देखा है अंदर से बाहर थोड़ा बहुत, ऐसी स्थिति में वो जो स्ट्रेटेजी बना के इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, मेरा ख्याल है दुनिया के हर एक को शायद वो डिस्क्लोज ना भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सिखाने के लिए, भावी पीढ़ी के लिए ऐसा चुनाव, चूंकि गुजरात के जो एक्सपेरिमेंट थे पन्ना प्रमुख जैसे, वो देश में करना ये बहुत कठिन काम रहा है। कुछ जगह नहीं भी हुआ होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता भी है, कुछ जगह जैसे दिखाई देगा परिणाम आने पर भी। उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि ये मिराकल होगा, और सारे जो दूसरे अध्ययन हैं वो गलत फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि आपको गली में
यहाँ पर सचिन होंगे, वहाँ राकेश होंगे, राकेश कितने वोट डलवाने वाले हैं, वो कितने वोट डलवाने वाले हैं, इतना मैनेजमेंट जो है दुनिया के किसी उसमें नहीं हो सकता। इस दृष्टि से आज का भी संकेत है कि जो प्रतिष्ठा सबकी दाव पर लगी है, चाहे तेजस्वी यादव का इलाका हो सीमा के लिए, मीसा के लिए, और ये सब इलाके, वाराणसी तो है ही, उत्तर प्रदेश में आप देखें यहाँ पर कंगना, और या कहें कि पूरे हिमाचल का, जहाँ जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, विधानसभा चुनाव हार चुके, ऐसी स्थिति में वहाँ तो चारों दूसरे हमारे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, ऐसे इलाकों में वोटिंग के बाद क्या असर होगा, ये हम सब लोगों के लिए दिलचस्पी, जहाँ हारे हुए हैं, मैं उसकी बात ज़्यादा कर रहा हूँ, क्या हिमाचल में अपनी इज्जत बचा सकते हैं, उत्तराखंड में कम वोटिंग हुई थी, उसका क्या निष्कर्ष है, उसका क्या असर हुआ होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का वोटिंग भी अच्छा संकेत है कि इतनी गर्मी के बाद भी बड़े पैमाने में वोट आए। वोटिंग आलोक सर बता रहे हैं कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अरविंद सर, चूंकि आज पूर्वांचल का रण है और बात जब उत्तर प्रदेश की आती है तो फिर पूर्वांचल एक पूरी तरह से अलग इलाका हो जाता है। पश्चिम के मुद्दे अलग होते हैं, पूर्वांचल के अलग होते हैं, और पूर्वांचल के लोगों के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स हैं और पूर्वांचल के लोगों का जो मिजाज है वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आज पूर्वांचल के लिहाज से यूपी की ये 13 सीटें कितनी अहम मानते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 8 सीटें, 21 सीटों में एनडीए रहा। पिछली बार बीएसपी को 2 सीटें आई। उस हिसाब से ये चुनाव ज़्यादा दिलचस्पी इसी इलाके पे है। और अगर आप गणित देखेंगी तो आपको, मैं जितना जानता हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार को, कि बनारस और गोरखपुर और उधर नालंदा और पटना छोड़ के बाकी किसी सीट पे भविष्यवाणी करने की स्थिति नहीं बची है। इतना क्लोज लड़ाई हो गई है, तो ये दिलचस्प मामला है इस बार का। ठीक यही बात बंगाल पे लागू होती है कि बंगाल में पिछली दफ़े ये सारी सीटें टीएमसी की थी और कलकत्ता इलाके में अभी भी टीएमसी काफ़ी मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से जोर लगाया है उन सब जगहों पे भी लड़ाई काफ़ी क्लोज हो गई है। हिमाचल एक तरफा लड़ाई थी पिछली दफ़े, कोई लड़ाई नहीं थी, 4 सीटें जीती थी बीजेपी ने। हिमाचल की भी 2 सीटों के लिए माना जा रहा है कि लड़ाई। तो ये आखिरी फेज तक आते आते चुनाव बदल गया है, और बदला ये है कि 400 सीट, 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी का था, उसके बाद या तो बीजेपी के लोग निश्चिंत हो गए थे या शांत बैठ गए थे, अपोजिशन को भी नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है अपोजिशन को भी अवसर दिखने लगा है, और बीजेपी ने भी अपनी सारी मशीनरी मुझे लगता है कि अभी एक्टिव की है, और चुनाव प्रबंधन की ऐसी ऐसी कहानियाँ एक एक कंस्टिट्यूंसी से निकल के आ रही हैं कि जो अभी आलोक जी कह रहे थे कि हर गली कूचे पे किस तरह से काम होगा, ये हर जो सोशल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उन पे किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा, ये बीजेपी कर रही है। तो ये दिलचस्प चुनाव है और आखिर तक दिलचस्पी इसकी बनी हुई है, किसी की दिलचस्पी ख़त्म नहीं हुई है। कहीं भी हवा अगर होती तो एक पक्ष निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाता या मैदान छोड़ देता। अगर आखिर तक इतना क्लोज मामला है, इसका मतलब है कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प। ठीक है हिमांशु जी, अगर बिहार में जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, बंगाल में अगर बढ़ रहा है, सारी सीटें बंगाल की जिस पर आज जो है वो सारी टीएमसी की थी, बिहार आप देखिए, बिहार में भी जो है एनडीए के जो है जितनी साख है वो यहाँ पर दाव पर है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ना और यहाँ पर बाहर निकलना तेजस्वी और तमाम उनके जो है तमाम कैडर का और वोटर का, एक तो ये क्या दिखाता है 2 पर्टिकुलर स्टेट्स में, और दूसरा ये कि एक बहुत कन्वेंशनल तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि मुद्दा कौन सा चला जिसने हवा चेंज कर दी। अब यहाँ पर वो चीज़ भी देखनी होगी, मतलब पहले दौर से जो वो हम ये कह सकते हैं कि वो संविधान वाला या जातीय आरक्षण का मुद्दा लास्ट तक आते आते अब वो ध्यान मुद्रा तक आना, और फिर ये 57 सीटें और ये 2 स्टेट ऐड करना, आपका एनालिसिस? नहीं, मैं तो सीधा समझता हूँ कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा था। बहुत सीधी सादी बात करें तो पहले चरण का मतदान हुआ और एक नैरेटिव शुरू हो गया, मतदान कम हो गया, मतदान कम हो गया, भाजपा का वोटर बाहर नहीं निकला। आखिर में जब आंकड़ा आया तो वो इतना कम नहीं था। दूसरे चरण में भी वही हुआ, तीसरे चरण में भी वही हुआ। इसका फायदा विपक्ष को होने की बजाय मेरा तो ये मानना है सत्ताधारी पक्ष को बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले चरण में ये जब नैरेटिव चलाया गया तो भाजपा का कैडर एकदम जाग के खड़ा हो गया और वो एकदम एक्टिव हो गया। देखिए, जब मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं और ये बात फिर से दोहराऊंगा, बिहार और बंगाल की बात थोड़ी सी अलग है जिसको बाद में लेंगे, मगर जब औसतन 60-65% वोटिंग होता है
तब हर एक पार्टी का अपना अपना कैडर हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होता है और वो कैडर जाके वोट करता है। उसके अलावा सिर्फ 8 से 10% लोग दूसरे जाके वोट करते हैं, जिसको हम फ्लोटिंग वोट कहते हैं। अभी देखिए भैया, एक बात आपको माननी हो तो मानो, ना माननी हो तो ना मानो, मगर हाल देश के अंदर एक ऐसी स्थिति है जहां पर जितना भी वोट भाजपा और एनडीए को मिलेगा उसमें आप 10% वोट आपको ऐड कर देना पड़ेगा, वो खाली नरेंद्र मोदी का वोट होगा। ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है। और बिहार में जो आप बता रहे हैं ना, वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। अभी आप जातिवादी समीकरणों से अगर बिहार को दिखाने जाओगे तो कतई सत्य नहीं पाओगे अपने आप को। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से मानता हूं कि बिहार में से जातिवाद और ज्यादा करके 45 से नीचे वाले वर्ग के मतदारों के लिए खत्म हो चुका है। अभी बस्तर जैसी इलाके में अगर आप जाके लोगों को ऐसे ही पूछिए, उनको कहिए मत कि हम कोई मीडिया से है, तो वो लोग कहेंगे कि हमारे लिए ये हुआ है, ये घाट बना है, हमें ये सहाय मिली है, हमें ये सहाय मिली है, हम मोदी के अलावा किसको वोट देंगे? लेकिन एक नैरेटिव तो सबसे साथ वो नैरेटिव चलता है। वो नैरेटिव लेकिन काम भी करता है ना। एडवोकेट शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, वो नैरेटिव क्या काम करता है क्या? जब हाथ में एक लाल किताब होती है, वो लाल भी अपने आप में जो है वो बहुत महत्व करता है कि वो लाल है, लेफ्ट के साथ है, एक तरफ लेफ्ट के अगेंस्ट है, यानी जो है राजा आपके अगेंस्ट लड़ रही है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन वो एक लाल किताब है, आप उसको संविधान कह रहे हैं, इसको आप चेंज कर देंगे। सबसे पहले वो चेंज उसी को कह रहे हैं कि आते ही हम सबसे पहले देखिए वो जातियों वाला नैरेटिव और तमाम चीज़ें से जाति जनगणना, तो एक नैरेटिव तो चलता है ना। वो नैरेटिव भी उस स्तर तक, उस जगह तक जाके जो बीएसपी का वोटर है और तमाम जगह का जो वोटर है, जाति विशेष वोटर है, क्या उसको पोलराइज यहां पर सत्ता पक्ष के अगेंस्ट उसने किया है, जो कि विपक्ष की रैलियों में दिखा? ये बिल्कुल सही है कि जिस 400 पार के नैरेटिव को क्रिएट किया गया, उसी नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से दिया गया संविधान का खिताब लेकर। जब जिस तरह से 400 पार में जिस जाल में वो कांग्रेस और सत्ता विपक्ष जो है फंस गए, उसी इस जाल में सत्ता पक्ष फंस गए। प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम ये संविधान के कुछ भी खतरे में नहीं है। यदि नैरेटिव में नहीं फंसे होते तो प्रधानमंत्री तो जल्दी किसी का जवाब भी नहीं देते हैं किसी बात का, लेकिन जवाब देना पड़ा। कहीं न कहीं आकलन और जो सर्वे जो आया, गृह मंत्री को कौन सा ऐसा चुनाव होगा, गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो वीडियो एआई वाला देखो, डिफैक्ट वाला सामने आ गया, जिसमें वो कहे, उन्होंने सिर्फ वो धर्म विशेष का नाम तक लिया, उन्होंने जाति विशेष का नाम भी नहीं लिया। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से हुआ, लेकिन जब मुद्दे की बात आई, जिस हमारे भाई हिमांशु जी जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं कि मोदी फैक्टर जो है वो काम आया, और मोदी, उसी मोदी फैक्टर के सामने मां से महंगाई भी आई, मां से एमएसपी भी आई, मां से जो है वहां पे मंगलसूत्र भी आया, मां से मटन भी आया, मां से मछली भी आया, मां से जो है महिला शक्तिकरण भी का जवाब देना पड़ा। क्योंकि जब मणिपुर की बात आई तो मणिपुर तो चले गए, नहीं गए, लेकिन संदेश खाली पहुंच गया, क्योंकि 42 सीट वहां पे थी और यहां पे 2 सीट। ये बायसनेस कहीं ना कहीं जनता को समझ में आई। जब भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन की बात आई तो वहां पे भी जनता कहीं ना कहीं समझा, और इस वजह पहली बार बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में पहली बार जातीय समीकरण इस बार हावी नहीं रही, बहुत कम मात्रा में रही। इस बार हावी रही तो तेजस्वी का जो नारा था बेरोजगारी, वो नौकरी जो है वो जबरदस्त काम आई। और इसके लिए क्रेडिट लेने के लिए जदयू और दोनों में आपस में जबरदस्त लड़ाई हुई, और इसके वजह से, और जो वोट परसेंटेज की बात हो रही है जो कम हो रहा है, इसकी वजह भी बहुत सारी है। जैसे मेरे पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एप्लीकेशन लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पे उनकी देहांत हो गया, आज तक उनका वोट लिस्ट से कटा नहीं है, पलायन को रोक नहीं पाए। ठीक है कि हिमांशु काउंटर करना चाहते हैं, फिर उसके बाद राकेश के पास आऊंगा, क्योंकि राकेश बहुत अच्छे से बिहार को जानते हैं, फिर उसके बाद अंकुर जी आपके पास। नहीं, मेरा सीधा कहना यहाँ पर यह है कि ये हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। ये नैरेटिव के सामने नैरेटिव तब चलता है जब प्रजा उसको सुन के उसका चुकादा दे, मतों के द्वारा इसका जवाब दे। मगर हम देखते आ रहे हैं कि हर एक जगह पे जहां आप श्रावण के महीने में जाके हेलीकॉप्टर में बैठ के
मछली की बात करते हैं तो उसका सामने जवाब मिल जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जो, वो खाली परिवार की महिलाओं को टिकट देते हैं, फिर वो अखिलेश यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, तो वो बात वो न करे। हम भाषण नहीं देंगे आज अंतिम दौर का अंतिम चुनाव चल रहा है। लोगों ने नैरेटिव्स को तो सुन लिया है भैया, हो गया। वो हो गया। अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि प्रजा ने क्या स्वीकारा और क्या नहीं स्वीकारा और क्या होगा। एब्सोल्युटली हम बात करेंगे उसकी बात। एब्सोल्युटली राकेश जी, प्रजा ने क्या स्वीकारा क्या नहीं स्वीकारा? बहुत तेजस्वी ने जॉब के बड़े वादे किए, मछली भी खा ली, मां से महिला, ये सब हो गया सर, मंगलसूत्र हो गया, वो जनता ने अब बता दिया है। और तभी लिए मैं इसके साथ ऐड करूंगा जिसमें दो चीज़ें, मोदी जी ध्यान मुद्रा में चले गए, पिछली बार केदारनाथ गए थे, इस बार कन्याकुमारी है विवेकानंद रॉक पे, और एक बार फिर क्या ये सेल्फ गोल है सनातन पर स्ट्राइक कि देखिए ये तो सिर्फ राजनीतिक जो है तमाशा करने चले गए मोदी। देखिए सचिन, पिछली बार की बात जहाँ तक करें, आपने देखा था कि जब केदारनाथ प्रधानमंत्री गए थे तो आप परिणाम देखा था आप किस तरह से और अभी भी कन्याकुमारी गए हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ये पूरी तौर पर आश्वस्त है। और एक बात जो बिहार की बात आपने कही कि बिहार में जो स्थितियां तेजस्वी की रैली की मैं बात करूंगा, पिछले विधानसभा में जब मैं उनको नज़दीक से कवर कर रहा था, गया में हमें इंटरव्यू दिए, उन्होंने बुलाया, तो उनकी जितनी रैलियां मैंने कवर की, इतनी संख्या, भारी संख्या में लोग में आते थे, लेकिन परिणाम आपने देखा कि किस तरह से। तो देखिए, एक नरेंद्र मोदी जो हैं बहुत बड़े फैक्टर हैं, 10% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा की बड़ा फैक्टर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये जो चुनाव जो देख रहे हैं, खासतौर पे बीजेपी एक वही बड़ा चेहरा है जो कि बीजेपी को पूरी तौर पर, और जो उनकी नीतियां की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि जो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज वाला जो है, घर की जो स्कीम है, ये लोग जो हैं काफ़ी इससे लाभान्वित हैं। और वे पहले दूसरे तीसरे चरण तक लोग कैमरे पर आकर नहीं बोलते थे सचिन, लेकिन अब सीधे तौर पर बोल रहे हैं। नहीं, और वो उसका जो है वो उसमें चाहे वो कोई, अब उसमें ऐसा तो है नहीं कोई जाति, उसमें ऐसा तो है नहीं कोई धर्म, उसमें चाहे आयुष्मान है, चाहे वो उज्ज्वला है, तमाम चीज़ें हैं। नरकुट भार्गव जी, अब तो जनता ने बता दिया, या जनता ने बिल्कुल एकदम अंतिम राउंड में मूड बना लिया और ईवीएम में किस्मत कैद कर दी। अब यहाँ पर जो नतीजा होता है, तीसरी बार 2024 की टर्म में अगर आते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप इसे किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके का रिकॉर्ड होगा प्रधानमंत्री का अपने चेहरे पर, अपने बलबूते ये चुनाव लड़ना और जीतना, इसे कहेंगे? बिल्कुल, मोदी जी इस चुनाव में एक महानायक के रूप में उभरे, जो सिनेरियो पूरा अक्रॉस द पैन इंडिया हमने देखा, और ये निश्चित ही ये चुनाव मोदी के इर्द गिर्द ही था, और वो काफ़ी हद तक अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस चुनाव में जो मुझे समझ में आ रही है कि एक राज्य में करीब 50% हो रहा है, तो एक राज्य में 80+ भी हो रहा है। तो जनता कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा मतदान करके कुछ अलग प्रकार का संकेत भी दे सकती है। इसलिए हमें एग्जिट पोल तक और उसके बाद जो 4 तारीख को नतीजे आना शुरू होंगे उस तक हमको रुकना चाहिए, और निश्चित ही ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए 6ठे और 7वें राउंड तक आते आते। निज़ार से बात है, बहुत दिलचस्प। हमने मुद्दों की बात की, हमने नैरेटिव की बात की, लेकिन ऑडियंस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित सुनील दत्त जेटली जी। जेटली जी, मैं चाहूंगी आप माइक ले लीजिए। और देखिए, 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, आज एग्जिट पोल है। जेटली जी, हम चाहेंगे आप बताइए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी का समय कैसा चल रहा है, उनके पक्ष में क्या नतीजे जाते नजर आ रहे हैं? जी, ऐसा है जी, मैंने अपना ज्योतिष के मुताबिक प्रेडिक्ट किया है कि केंद्र में भाजपा अपने बलबूते पर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। लोकसभा की 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 338 सीटें मिलने के योग है। आप थोड़ा सा माइक ऊपर कर सकते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 338 सीटें मिलने के योग है। भगवान राम जी की कृपा से भाजपा को
44 सीटों का अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है। ठीक है, जेटली जी ने राम जी का चूंकि जिक्र किया, अब सचिन मैं चाहूंगी कि राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर इस बार रहने वाला है, ये राकेश जी से हम पूछ लेते हैं। राकेश जी, चूंकि पिछले चुनावों में ये मैनिफेस्टो का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, वोटर्स के दिमाग में क्या इम्पैक्ट, जब वोट डालने के लिए गए होंगे तो क्या दिमाग में रहा होगा कि भाई सदियों का इंतजार जो बीजेपी की सरकार में, इस शासन में पूरा हुआ है, तो क्या एक वो फैक्टर जाएगा मोदी के पक्ष में? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का जो मसला था, उसको लेकर जितना लोग उम्मीद कर रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, उनका साफ तौर पे आलोक जी से भी बात होती थी, अरविंद जी से भी बात होती थी, लेकिन जो उम्मीद थी उसको उस तरह से फायदा बीजेपी को नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नीतियां रही हैं, जिस तरह से उनकी योजनाएं रही हैं, जो आम जनता तक पहुंची है, और प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा चेहरा हैं, और प्रधानमंत्री के नाम पर ही जो बीजेपी को जितना फायदा हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और नरेंद्र मोदी इस चुनाव के बाद जिस तरह से हमारे और एक सहयोगी जिस तरह से बात कर रहे थे, तो एक बड़े महानायक के रूप में उभरेंगे। और प्रधानमंत्री जो कन्याकुमारी में जो साधना में लीन है, तो उससे कुछ निकल कर आएगा। और आप देखेंगे कि जो मोदी वो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो देखिए वो तमाशा कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सब कहने के बावजूद आलोक जी, अगर यहाँ पर फिर भी एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पीएम अगर आते हैं, वो हमने जवाहरलाल नेहरू वाला एरा तो देखा नहीं, वो जो कमाल, उसके बाद इंदिरा गांधी का काल, और यहाँ पर अगर जिस थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आता है, जिसे कहा जा रहा है कि देखिए ढकोसला कर रहे हैं, कैमरा लेके गया और तमाम चीज़ें हैं, तो कितना बड़ा हम ये कह सकते हैं, कितना बड़ा चेहरा व्यक्ति विशेष के रूप में आप देखते हैं मोदी बनकर उभरेंगे 2024 में तीसरे टर्म? देखिए सचिन जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, विपक्ष के लोग ही नहीं, विदेशों में भी जो लोग हैं, चाहे वो चाइना और पाकिस्तान, जो हमारा बड़ा, जिसको कह सकते हैं विरोधी, दुश्मन तो नहीं कहेंगे, कई बार आज भी व्यापार उनसे चलता रहता है, चीन से तो खास करके, वो भी मानते हैं कि मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका है, और प्रधानमंत्री के नाते हुआ है, विश्व के एक बड़े नेता के नाते। जैसे पहले खाली हम अमेरिका की तरफ देखते थे, रूस की तरफ देखते थे, उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि भारत में भी ये ठीक है कि कई लोग असहमत हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपने इंदिरा गांधी, हमने नेहरू तो मैंने भी नहीं देखा, मतलब बचपन में रहे तो हमने तो उनको नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी को फॉलो मैंने तब से किया, दिल्ली में भी और देश में। इस दृष्टि से उससे कुछ, चूँकि एक तो दूसरा इतने बड़े व्यापक हमारा मतदाता हो गया, इतना बड़ा दुनिया से हम अपने आ गए, हमारा आधुनिकीकरण हो गया, हम न्यूक्लियर पावर हो गए, और नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से G20 अभी किया, तो आप, मैं इसलिए मानता हूँ कि ये व्यक्तित्व बना। लेकिन मैं आप, इससे पहले जो सवाल था उसको भी जोड़ना चाहूँगा। राम मंदिर, राकेश जी वैसे कह रहे हैं कि नहीं उसका असर, ये तो देखिए महिलाओं में जो असर हुआ है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार की, राजस्थान की, गुजरात की महिलाओं में मोदी फैक्टर तो है ही, वो तो वजह होता है किसको चुन रहे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से जो जोड़ने का काम है वो भी मंदिर ने किया है, जो मुझे लगता है, जबकि कई बार इतना भावुक नहीं होता है, जो आपने इंदिरा मैया, जैसे इंदिरा या जयललिता को अम्मा कहते थे, मोदी का फैक्टर उस तरह से परिवार के रूप में अलग है, जो उन्होंने दिया उससे और ज़्यादा महिलाओं को लाभ हुआ, वो भी एक कारण है। फिर वो कहते चलो भगवान ने दिला दिया, उन्होंने राम भी दिलाया और रोटी भी दिलाई, इसका भी महत्व इस चुनाव में उनके व्यक्तित्व को पुराने सारे प्रधानमंत्रियों से, अटल बिहारी वाजपेयी से भी आगे करता है। मेरा ऐसा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हमारे साथी असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो आपके सवाल का जवाब तो ये है कि उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों को, उनके अपने अपने वो रहे हैं, न्यूक्लियर तो अटल जी ने किया, नरसिंह राव ने लिबरलाइजेशन किया, उन सब का अपना योगदान है। नेहरू ने आधुनिक एक नया भारत बनाने की सोचा। आप डिनाई कर ही नहीं सकते, मैजिकल जो एनिग्मा और मैजिकल जो करिश्मा और जो अपनी जो छवि और उनका जो करिश्मा है, जो पॉपुलैरिटी है। जी शर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी बैठे, देखिए अपना अपना मत हो सकता है,